नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। पेपर फर्स्ट है और आज की क्लास है 12। इस आप सबको पता है 19 को आपका पेपर है ना। सबको कंफर्म पता हो चुका है कि 19 को आपका पेपर है। तो ओके, आज आपका रिसर्च एंड मेथडोलॉजी 2 ही क्लास लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पहले, और आपका पूरा सिलेबस फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जो नहीं देखे हैं आप जाकर प्लेलिस्ट मैंने कम्युनिटी गाइड पे कम्युनिटी में भी शेयर किया है। ठीक, वहाँ पर भी जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हो। जिनको नहीं मिल रहा वो कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैं शेयर कर दूंगी। उसमें आपका रिसर्च मैथडोलॉजी का काफ़ी वीडियो है। ठीक, वो आप देख लेना। बस आप इतने से ही एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ठीक, तो आज का ये मैराथन क्लास है, हो सकता है कुछ लंबा हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी प्रश्न है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच में आप सब स्किप कर देते हो, लास्ट के प्रश्न नहीं देखते हो। ऐसा ना हो कि लास्ट के प्रश्न आपके पेपर में आ जाएं वो। तो आप पूरा प्रश्न देखना। ठीक, जितना पढ़ा रहे हैं पूरा देखना। ओके, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रोकर दोबारा कुछ टाइम के बाद भी देख सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखना। ओके, तो जल्दी से पेपर से पहले ज़रूर देख लें। ओके, तो जल्दी से लाइक शेयर करिए। पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं अभी तक, और पेपर होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत फास्टली चलेंगे। ठीक, परिकल्पना की साथ जो सार्थकता होती है उसकी जांच किन किन सांख्यिकीय विधियों द्वारा की जाती है। ये सांख्यिकीय विधि जो होती है साइनिफिकेशन मेथड ऑफ टेस्टिंग द साइनिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहले इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहले पेपर होता था सेकेंड ईयर का, जब एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर था, तब सेकेंड ईयर में रिसर्च मैथडोलॉजी आपका सिलेबस था। ओके, तो उसमें ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता था, इससे प्रश्न जरूर बनता था। ठीक, तो आपके पास सीरीज है, आप उससे देख लीजिए। जितने भी परिकल्पना से संबंधित प्रश्न हैं और साक्षात्कार से संबंधित प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक, सामाजिक अनुसंधान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं परिकल्पना की सार्थकता की जांच। ओके, मेथड ऑफ 1 मिनट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मेथड क्या है इसके टेस्टिंग की, जांच की, साइनिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, तो आइए बढ़ते हैं। व्यवहार परक विज्ञानों में परिकल्पना की जांच के लिए अनेक सांख्यिकीय विधियां प्रचलित हैं। बहुत सारी विधियां हैं। व्यवहार परक रूप से अगर देखा जाए तो नॉर्मली बहुत सारी विधियां हैं जो प्रचलित हैं। किसी भी परिकल्पना की जांच किस सांख्यिकीय विधि द्वारा की जाएगी, यह उपकल्पना और संबंधित आंकड़ों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सांख्यिकी में परिकल्पना परीक्षण की जो विधियां हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। आइए जानते हैं वो 2 वर्ग कौन से। आप नॉर्मली समझिए परिकल्पना होता क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। आप किसी टॉपिक को ले लीजिए, उस पर आप कल्पना करते हो ना, इमेजिन करते हो। ओके, तो आइए पहला है का है परिचलन स्तरीय परीक्षण। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के परीक्षणों में वह सांख्यिकीय विधियां आती हैं जिनमें समिष्ट के स्तर पर चर के माप समान वितरण की कल्पना की जाती है। और इस प्रकार की सांख्यिकीय विधियों में प्रमुख विधियां हैं। पहला है टी परीक्षण। ओके, दूसरा है एफ परीक्षण या प्रसारण विश्लेषण। तीसरा है जेड परीक्षण। ओके, और खा है आपका अप्रचलन स्तरीय परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षणों में वह सांख्यिकीय विधियां आती हैं जिनमें क्या होता है, समिष्ट के स्तर पर चर के माप समान वितरण पर आधारित नहीं होते हैं। इसमें समान वितरण पर आधारित होते हैं, कल्पना की जाती है, किंतु इसमें नहीं होते हैं। ठीक, इस प्रकार के सांख्यिकीय परीक्षणों को अनुमानात्मक सांख्यिकीय परीक्षण कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के सांख्यिकीय परीक्षण के कुछ प्रमुख हैं, जैसे है काई स्क्वायर परीक्षण, ठीक, मैन इवेंटनिंग परीक्षण, मध्यांक परीक्षण, साइन रैंक परीक्षण। ये मध्यांक परीक्षण बहुत पूछा जाता है। ठीक,
सेकंड प्रश्न आता है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ बताइए। क्या है आपका क्रियात्मक, जो आपका एक्शन रिसर्च है, ये इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक, तो जैसा मैंने अभी बताया, वो आपका सामाजिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एडवांटेज ऑफ एक्शन रिसर्च इसमें क्या है? फर्स्ट है स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन करना। जो भी आपकी स्थानीय तत्कालिक समस्या है, इसी पर एक्शन लेना, उस पर तुरंत ही उस समस्या का अध्ययन करना ही क्या है, इसके लाभ में आता है। फर्स्ट आइए जानते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का इतनी जल्दी अध्ययन किसी अन्य अनुसंधान पद्धति द्वारा नहीं हो सकता। ओके, कोई और भी अनुसंधान पद्धति हो उसके द्वारा ये नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड है आपका घटना स्थल पर ही अध्ययन। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता अध्ययन इकाइयों का अध्ययन घटना स्थल पर ही कर सकता है, कर लेता है। ठीक, जहाँ पर कोई, जैसे कोई घटना स्थल है, मान लो एक्शन लेना है, आप वो क्या करेंगे? कोई प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ पर घटना स्थल होता वहीं पर इसका क्या कर लेता है? अध्ययन कर लेता है घटना स्थल पर ही। वो जो कौन करता है? जो एक्शन रिसर्च होता है। ठीक, दूसरे शब्दों में अध्ययन इकाइयाँ जहाँ रहती हैं, काम करती हैं या किसी उद्देश्य से एकत्रित होती हैं, वहाँ पर उनसे उनकी समस्या के संबंध में आंकड़े एकत्र कर समस्या का समाधान किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अध्ययन के कारण क्या होता है बच्चों, कि इस अध्ययन में विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं और यह अध्ययन समाज की जीवंत या वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। ओके, थर्ड है आपका समस्या के मूल्यांकन के सहायक। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है आपके लिए, आपकी टीचर ने मैराथन क्लास ली है और आप सब लाइक ज़रूर करें। जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और भी बच्चे, जिससे इसका प्रॉफिट ले सके। ठीक, अभी एडवांटेज पढ़े, एक्शन रिसर्च है एडवांटेज, तो आप भी इसका एडवांटेज दीजिए, सबको लाभ दीजिए। ठीक, आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने कॉलेज में शेयर करिए। ओके, तो क्रियात्मक थर्ड है आपका समस्या के मूल्यांकन में सहायक। अभी लाइक नहीं किया, लाइक जल्दी से कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। ओके, कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते हो मत करो। समस्या के मूल्यांकन में सहायक क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर अध्ययन समस्या का मूल्यांकन बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। ठीक, क्योंकि समस्या का अध्ययन वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक, कोई भी समस्या हो आपकी अच्छे ढंग से किया जाता है। मूल्यांकन अभी मैंने बताया था, मूल्यांकन। ठीक, तो मूल्यांकन बहुत अच्छे ढंग से भी किया जाता है क्योंकि समस्या का अध्ययन वास्तविक परिस्थितियों पर किया जाता है। जैसे अभी क्या परिस्थिति है, क्या उस समय की स्थिति है, उसी के अकॉर्डिंग यह रिसर्च किया जाता है। और कई बार जो अनुसंधान करता होता, जो रिसर्च करता होता है, ठीक, उस समूह का सहभागी निरीक्षणकर्ता भी होता है। ठीक, उस समूह का, वो जो समूह होता है जहाँ पर जिस समूह के द्वारा वो रिसर्च किया जा रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का, तो उसमें ये निरीक्षणकर्ता भी होता है। ठीक, सहभागी होता है। ठीक, हो रहता है समस्या के नीति निर्माण में सहायक। ओके, समस्या के नीति निर्माण में सहायक। जब कोई क्रियात्मक अनुसंधान करता किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की तत्कालिक समस्या के संबंध में जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर नीति निर्माण करना चाहता है, तो क्या होता है, वह नीति निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर कर सकता है। ओके, 5 है जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समस्या सुधार। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता चूंकि जनतांत्रिक मूल्यों को महत्व देता है, ठीक, अतः जब वह समस्या से संबंधित सुधार करता है तो अधिक से अधिक संबंधित लोग लाभान्वित होते हैं। ठीक, 6 आता है समस्या का तुरंत समाधान। जी हाँ, क्रियात्मक ऐसा पहले ही बताया, एक्शन जो रिसर्च होता है इसमें तुरंत ही कोई भी समस्या आता है उसका समाधान करते हैं। ठीक, जो रिसर्च करता होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है समस्या का तुरंत समाधान। क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का तुरंत ही समाधान क्या और कैसे होगा यह ज्ञात हो जाता है। ठीक, अतः समस्याओं का अपेक्षाकृत बहुत जल्दी निराकरण और समाधान किया जा सकता है। ओके, 7 है
लचीली अध्ययन पद्धति का लाभ। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार के लचीले सिद्धांतों पर आधारित अनुसंधान प्रक्रिया है। ठीक, इसके नियम बहुत अधिक कठोर नहीं है, अतः स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन बहुत सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। लचीली अनुसंधान पद्धति का यह अर्थ नहीं है कि अनुसंधानकर्ता मनमाने ढंग से अध्ययन करता है। यह सब होते हुए भी अध्ययन में वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवश्य अपनाता है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, लचीली अध्ययन पद्धति का लाभ यह भी होता है कि जो आप वैज्ञानिक रूप से जो भी दृष्टिकोण होती है उसे वो फॉलो करता है, ना कि उसे छोड़ देता है, कभी भी स्किप नहीं करता है। जो भी उसके रिसर्च के दौरान जो नियम है, वैज्ञानिक नियम है, उन्हें वो अपनाता है। ठीक, वस्तुनिष्ठता पर निष्ठता का पूरा ध्यान रखता है। ठीक, जनतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को भी वो महत्व देता है। ओके, और अंततः वह वैज्ञानिक विधि के पदों का अनुसरण जहाँ तक संभव हो सकता है करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है विस्तृत क्षेत्र। इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। ठीक, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र यद्यपि स्थानीय स्तर पर तत्कालिक समस्या के अध्ययन तक ही सीमित है, लेकिन इसका क्षेत्र व्यापक होता है। कैसे होता है? क्योंकि विस्तृत इसलिए होता है कि इसके अंतर्गत जहाँ जहाँ मनुष्य हैं वहाँ वहाँ की सभी प्रकार की तत्कालिक समस्या, जो स्थानीय समस्याएं हैं, अभी आपके पास क्या समस्या, आप मुझे कमेंट में बताइए, उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आप के बगल पास पड़ोस में पॉल्यूशन से संबंधित समस्या है, इन्वायरमेंट में कोई समस्या है, आपकी फैमिली में कोई समस्या है, बहुत सारी समस्याएं होती है जिस पर तुरंत एक्शन किया जा सकता है, लिया जा सकता है। ठीक, समस्या का अध्ययन सम्मिलित है। इतना ही नहीं, इसका अध्ययन क्षेत्र समस्याओं के निराकरण, सुधार, समाधान और समस्याओं के संबंध में नीति निर्माण तक विस्तृत होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, मैंने सहभागी के बारे में बताया हुआ है, फिलहाल पढ़ लेते हैं आज फिर, क्योंकि पेपर नज़दीक है। पीछे वाला आप बिल्कुल मत भूलना, उसे भी रिवीजन कर लेना। जो पीछे के सारे वीडियो हैं मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं, वो सब ज़रूर देख लेना पेपर से पहले, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो नहीं, 10-10 मिनट 20 मिनट, बहुत ज़्यादा खींच के 20 मिनट के हैं। ठीक, तो ज़रूर देख लेना। ओके, एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष अध्ययन होते हैं। सहभागी निरीक्षण का सबसे पहला लाभ यह है कि इस विधि में अध्ययनकर्ता सामाजिक विधियों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। वह जिस समूह का अध्ययन करता है उस समूह में जाकर एक अस्थायी सदस्य के रूप में जाकर बस जाता है, जिस भी समूह में वो अध्ययन करता है। ठीक, और उस समूह के लोगों में इस तरह घुल मिल जाता है कि समूह के सदस्य उसे अपने ही समूह का सदस्य समझने लगते हैं। वह समूह के क्रियाकलापों में भाग लेकर और उनके बीच रहकर उस समूह के व्यवहार प्रतिमानों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। मान लो आपके घर पे किसी को गांव पे रिसर्च करना है। ठीक, मान लो किसी को गांव पे रिसर्च करना है, तो वो कोई भी अगर व्यक्ति जो गांव पे रिसर्च करने आया, अगर वो गांव में रहेगा, ठीक, गांव में किसी फैमिली में जाकर रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ घुल मिल करके साथ में रह करके वह गांव का अध्ययन करेगा। गांव में क्या है, कैसे हैं, क्या समस्याएं हैं, सभी वो अंदरूनी बातें भी जान सकता है। इसी को प्रत्यक्ष अध्ययन में लाते हैं। ठीक, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। सहभागी निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता को गहन और सूक्ष्म अध्ययन प्राप्त करने का अवसर रहता है। ठीक, क्योंकि अध्ययनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करता है वह उसी समूह का होकर रहता है और उस समूह का सहभागी होने के कारण वह निरीक्षणकर्ता को व्यवहार प्रतिमानों को सूक्ष्मता और गहनता से निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट आता है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। ये भी एक प्रकार का अध्ययन है, सहभागी अध्ययन में आता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों, 1 मिनट, सहभागी निरीक्षण विधि के 1 मिनट, निरीक्षणकर्ता को अध्ययन इकाइयों के वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। ठीक, ओके, सहभागी निरीक्षण में वास्तविक व्यवहार के अध्ययन में इसलिए कठिनाई नहीं होती है क्योंकि जो अध्ययन करता होता है, जिनके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करता है, वह उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बस जाता है और उनमें बस जाने के कारण वह समूह की आंतरिक और गुप्त जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। ठीक, 4 आता है एक सरल अध्ययन विधि।
जी हाँ, एक सरल अध्ययन विधि। इसमें क्या होता है, जो सहभागी निरीक्षण विधि एक सरल निरीक्षण विधि है, क्योंकि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन समूह में जाकर उन्हीं लोगों के बीच उनका सा होकर रहने लगता है, तो उसे उन लोगों की सभी सूचनाएं और जानकारी प्राप्त होना सरल हो जाता है। 5 है बार बार अध्ययन। सहभागी निरीक्षण विधि में यदि कोई निरीक्षणकर्ता कोई निरीक्षण एक बार में नहीं कर पाता है अथवा उससे आशंका होती है कि उसके द्वारा किया गया निरीक्षण अविश्वसनीय है, तो यह उनके बीच में रहते हुए अपने निरीक्षणों को बार बार दोहरा सकता है। ठीक, वह अपने निरीक्षणों को तब तक दोहरा सकता है जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि उसके निरीक्षणों में के द्वारा सही तथ्य प्राप्त हो गए हैं। वैसे भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब तक आपको बिलीव नहीं हो जाएगा कि अब ये मेरा पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से हो चुका है, तब तक आप उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, इसे भी इम्पोर्टेंट कर लेना, IMP क्वेश्चन है। व्यक्तिक अध्ययन विधि की विशेषताएं। ठीक, एक विशिष्ट सामाजिक का अध्ययन क्या है, आइए जानते हैं। इकाई का अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन विधि की विशेषताएं हैं, ये इम्पोर्टेंस है इसकी। तो व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत एक या कुछ विशिष्ट इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जल्दी से कर दीजिए। ओके, व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत एक या कुछ विशिष्ट इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है। वह इकाई व्यक्ति, परिवार, जाति, संस्था अथवा संपूर्ण समुदाय हो सकती है। संबंध तथा प्रक्रिया भी व्यक्तिगत अध्ययन की इकाई हो सकती है। गिडेंस ने कहा, यह इकाई जीवन की एक घटना, प्रघटना या एक ऐतिहासिक युग भी हो सकता है। ठीक, वह इकाई जितनी ही छोटी होगी उतना ही गहन अध्ययन इसका हो सकेगा। ठीक, सेकंड आता है कालक्रम के अनुसार गहन अध्ययन। जी हाँ, चुनी हुई इकाइयों का संपूर्ण तथा अध्ययन अत्यंत गहन अध्ययन करना व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का विशेष रूप है। ठीक, ओके, गहन अध्ययन तभी संभव हो सकता है जब पर्याप्त समय तक इकाई का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जाए। ओके, अतः व्यक्तिगत अध्ययन में ऐतिहासिक क्रम का विशेष महत्व है। विशेष काल चक्र में इकाई के विषय में प्रत्येक पक्ष में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न उचित व शुद्ध निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। ओके, व्यक्ति अथवा संस्था प्रत्येक सामाजिक इकाई गतिशील है अतः परिवर्तनशील विषय का अध्ययन कुछ लंबे समय में हो सकता है, ताकि उसका क्या हो, कोई पक्ष आँखों से ओझल ना हो सके। गहनता व्यक्तिक अध्ययन का मुख्य लक्षण होता है। जो गहनता होता है वो व्यक्तिक अध्ययन का बहुत ही मुख्य लक्षण होता है। ओके, व्यक्तिक अध्ययन कारक तत्वों का पता लगाता है। ठीक, व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है प्रमुख रूप से उन कारकों की खोज करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में इकाई का व्यवहार कैसा रहा और वह विशिष्ट व्यवहार किन कारकों की प्रेरणा से हुआ। इकाई के संबंध में क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का संचालित करने वाले आधारभूत कारकों का गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन करना इस पद्धति की तीसरी विशेषता होती थी। चौथा आता है इकाई का संपूर्ण अध्ययन। जी हाँ, विसेंज तथा विसेंज के शब्दों में इन्होंने कहा कि पूर्णतः अध्ययन का मूल आधार है इकाई के समस्त अंगों का अध्ययन करना भी व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता है। इकाई के किसी विशेष पहलू पर ही ध्यान केंद्रित रखकर अध्ययन इस पद्धति के में नहीं किया जाता। व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक तथ्य की एकता कायम करने जो कायम करने की चेष्टा करता है। यह पद्धति किसी इकाई से क्या करता है, इकाई से संबंधित समस्त गुणों का संगठित स्वरूप ग्रहण करता है। ठीक, ये है आपका व्यक्तिगत गुण की विशेषताएं, जो व्यक्तिगत अध्ययन है उसकी विशेषताएं। ठीक, वास्तव में अगर संपूर्णता ही व्यक्तिगत अध्ययन का प्राण है, यही एक विशेषता है जो गुणात्मक प्रकृति होने के बावजूद व्यक्तिगत अध्ययन को सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण अंग बनाता है। सामाजिक अनुसंधान जो आपका सोशल रूप से आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उस समय व्यक्तिगत सबसे पहले क्या करेंगे, आप मानव पर ही रिसर्च करेंगे ना, तभी तो उससे रिलेटेड पहले व्यक्ति पर रिसर्च, फिर उसके बाद किसी
और टॉपिक पर होता है, तो ये आपका समाज से संबंधित होता है। ठीक। 5 आता है गुणात्मक अध्ययन। इसमें गुणों के अध्ययन, व्यक्तिक अध्ययन में इकाइयों का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, गणनात्मक नहीं, है ना। ना तो प्राप्त सूचना की अभिव्यक्ति ही संख्या में की जाती है और ना विवेचना ही। किसी तरुण का परिचय, उसकी आशा आकांक्षाओं का वर्णन तथा उसके व्यवहार के प्रेरक तत्वों की गुणात्मक जो व्याख्या होती है प्रस्तुत की जाती है। उसके आय व्यय अथवा क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है ना, क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनकी गणना प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। उसकी परिस्थितियों का अध्ययन तो किया जाता है, उसकी जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही, उसकी जो परिस्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसकी गणना नहीं की जाती है, पर उनका संख्यात्मक वर्णन और विश्लेषण नहीं होता है। ठीक। 6 आता है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। जी हाँ, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में संपूर्ण अध्ययन विधियों का सहारा लिया जाता है। फलस्वरूप अगर देखा जाए तो अध्ययन में गहनता आती है और अध्ययनकर्ता की कुशलता बढ़ती है। गुडे और हॉट ने कहा कि विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों की प्राप्ति करने में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली समस्त प्रविधियों और साधनों यथा गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्म इतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। यही आपका व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता है। ठीक। अब व्यक्तिगत अध्ययन की विधि भी जान लेते हैं और प्रकार। टाइप ऑफ केस स्टडी मेथड, ये बहुत पूछा जाता है, केस स्टडी। ठीक। व्यक्तिगत अध्ययन याद कर लेना। कह रहा है अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए। जो पहली बार जुड़े हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि आपके पास अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, वरना नहीं पहुंचता है। और आप सब कमेंट करते हो मैम मुझे मैसेज नहीं मिला आपकी क्लास का, तो आप सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक। टाइप्स ऑफ केस स्टडी, जो केस स्टडीज, आप किसी ने कमेंट किया था मैम केस अध्ययन पर बताइए, तो यही है व्यक्तिगत अध्ययन, इसी को हम केस अध्ययन कहते हैं। ठीक। व्यक्तिगत अध्ययन विधि को केवल एक ही अध्ययन विधि है। ठीक। इसकी प्रक्रिया विधि भी एक ही है, परंतु सामाजिक विज्ञानों में जब अलग अलग इकाइयों के अध्ययन में जब इस विधि का उपयोग किया जाता है, तब अध्ययन इकाई के स्वरूप के कारण व्यक्तिगत अध्ययन विधि की सूचना स्रोत अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक। जब अलग अलग रूप में हम इसका वर्णन करेंगे तो इसकी अलग अलग स्रोत होंगे, सूचनाएं भी होंगी, है ना। अध्ययन इकाई की प्रकृति के अनुसार भेदों की संख्या निम्न प्रकार है। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट आता है आपका व्यक्ति के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि। ठीक। यह जब किसी एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की घटना, किसी भी व्यक्ति, आप ही हो सकते हो, उसके जीवन की घटना विशेष का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा किया जाता है। जीवन, आपके माता पिता है ना, उनके लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आप देख सकते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके व्यक्तिगत अध्ययन के विधि के रूप में उसे हम फॉलो कर सकते हैं, तो वह इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। इस वर्ग के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा अपराध, अपराधी व्यवहार, मनस्ताप रोगियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। इसमें क्या होता है, क्या होता है, अपराध है, कोई अपराधी व्यवहार किया गया हो, मनस्ताप जैसे घरेलू हिंसा मैंने पढ़ा है ना, ये सभी आते हैं, अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि से अध्ययन करते समय इसके जीवन से संबंधित अभिलेखों, उसके परिवार के सदस्यों, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसियों और उसे जानने वाले सभी लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति का यदि कोई जीवन इतिहास, आत्मकथा, लेख, डायरी, पत्र और कविताएं आदि हैं तो उनसे भी सूचनाएं एकत्र करके इसका अध्ययन किया जाता है। मान लो आप क्राइम अलर्ट देख रहे हैं, है ना, क्राइम अलर्ट वगैरह में किसी भी व्यक्ति के इससे संबंधित जो कोई भी क्राइम हो जाता है, अपराध हो जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है ना, पहले खोज की जाती है, फिर उसे सज़ा दी जाती है ना, तो वही है। ठीक। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। सेकेंड आता है समूह के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि। ठीक। जो समूह का अध्ययन करेंगे उसके लिए व्यक्तिगत अध्ययन की विधि। ठीक। इसमें क्या होता है, विधि के द्वारा समूह या समुदाय का सर्वगीण अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा समूह या समुदाय की रचना, संगठन, आदर्शों, मूल्यों, आवृत्तियों आदि का गहन अध्ययन उस समूह या समुदाय के परिवेश के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है।
इसी प्रकार का अध्ययन करते समय समूह या समुदाय के भौगोलिक कारकों, ऐतिहासिक कारकों, सामाजिक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक, ये याद कर लेना, ठीक। आर्थिक कारक हैं और सांस्कृतिक कारक हैं। इनके आधार पर समूह या समुदाय को एक मानते हुए अध्ययन तर्क संगत आधार पर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है संस्था के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि, ठीक। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के द्वारा किसी भी सामाजिक संस्था का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उस सामाजिक संस्था के उद्गम विकास से लेकर वर्तमान अथवा अवस्था तक विभिन्न भौतिक कारक, ऐतिहासिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारणों का तर्क संगत विश्लेषण करते हुए सामाजिक संस्था का गठन एवं समग्र अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक। सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त समाजशास्त्र के विभिन्न जनजातियों की संस्कृति का विस्तृत और गहन अध्ययन इस व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आदत के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि। जिसका भी व्यवहार है, आदत हो गई है किसी चीज़ को लेकर, जैसे किसी व्यक्ति को ले लीजिए, कोई नशा करता है तो उसकी आदत बन गई है, ठीक। व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा मानव की विभिन्न आदतों में से किसी आदत का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जाता है। आदत का अतीत से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार से उद्भव हुआ और विकास होते होते वर्तमान अवस्था में आदत का क्या स्वरूप है, ठीक। जैसे किस तरह से वो नशा करना सीखा, धीरे धीरे इस समय तक पहुंचा, ये अध्ययन किया जाता है, ठीक। उसके क्या कारण हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसकी क्या हानियां हैं, आदत का निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदत कार्य क्षमता को कैसे प्रभावित करती है, उससे मनुष्य को क्या क्या विकार हो सकते हैं, विकार अर्थात बीमारियां हो सकती हैं, उसको कम या दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए आदि का गहन अध्ययन गुणात्मक और क्रमबद्ध अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है, ठीक। इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता एक केस स्टडी प्रपत्र प्रश्नावली तैयार करता है, जिसमें क्या होता है, जिसके सहायता से वह साक्षात्कार विधि द्वारा उपयोग करते हुए इस केस स्टडी प्रपत्र द्वारा विस्तृत तथा आंकड़े का संग्रह करता है। मान लो कोई साइको है ना, वो नशा करते करते पागल हो गया, ठीक। उसका अध्ययन करना है आपको, तो कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे, ठीक। सेकेंड आता है अवलोकन विधि के उपयोगिता और गुणों के बारे में। जी हाँ, यूटिलिटी मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन विधि की उपयोगिता, महत्व का या गुणों का हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत इसे प्रकट कर सकते हैं। पहला आता है सरल एवं प्राथमिक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन विधि सबसे सरल होती है, क्योंकि यह अन्य विधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, इसमें विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, ना कोई परीक्षण की आवश्यकता है। केवल मानव प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया हुआ है, ठीक। अतः यह एक प्राथमिक विधि है, जैसे कि आप मदर टंग बोलते हैं ना, आप मातृभाषा, उसी तरह जैसे मातृभाषा होती है मदर टंग, बच्चा अपनी माँ से सीख जाता है, ना कि उससे सिखाया जाता है। ओके। सेकंड आता है यथार्थ एवं विश्वसनीयता। चूंकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करता है, अतः वह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय या यथार्थ विधि होती है। जैसे आप हो ना, कहोगे मैं किसी और के देखे पर क्यों विश्वास करूं। जब कोई अगर आपको कुछ बताता है तो आप बिलीव नहीं करते हो, जब आप खुद देखते हो तभी बिलीव करते हो ना। सो थर्ड आता है प्राक कल्पना के निर्माण में सहायक। जी हाँ, अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इसमें उनसे उसके अनुभव में वृद्धि होती है और क्या होता है, पहले जल्दी से लाइक करिए, उसे अंतर्दृष्टि भी प्राप्त होती है, ठीक। जिसके फलस्वरूप अवलोकनकर्ता विभिन्न प्रकार जो पाक कल्पनाओं का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, ठीक। फोर आता है सर्वाधिक प्रचलित विधि। जी हाँ, सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित विधि भी मानी जाती है। विभिन्न पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय पद्धति अवलोकन है, जिसका प्रचलन अनादिकाल से है। अतः यह एक परिष्कृत विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, पढ़ लेना, ठीक। सत्यापन की विधि। जी, सत्यापन की सुविधा। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की परख सरलता से की जा सकती है। अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार घटते देख सकता है, जो कि अन्य विधियों में संभव नहीं है, ठीक। निरंतर उपयोग की सुविधा। जी हाँ, अवलोकन
का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। हम हमारे आसपास की घटनाओं का अवलोकन कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और वाक कल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। ओके। 7 आता है सभी प्रकार के प्रयोज्यों के अध्ययन में उपयोगी। निरीक्षण विधि जो होती है, ये किसी भी जो निरीक्षण विधि है, इसके द्वारा किसी भी वर्ग के प्रयोज्यों का अध्ययन किया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में, पशु और पक्षियों से संबंधित व्यवहार के अध्ययन में यह विधि बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। ठीक, इस विधि में सहायता से किसी भी प्रकार की भाषा बोलने वाले प्रयोग का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अनुभविक अध्ययन। निरीक्षण विधि द्वारा किए गए अध्ययन अनुभव सिद्ध हुए हैं। ठीक, अनुभव सिद्ध अध्ययनों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि निरीक्षणकर्ता जो होता है वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर निष्पक्ष होकर निरीक्षण करता है। वह निरीक्षण विभिन्न उपकरणों, यंत्रों की सहायता से करता है कि साथ ही साथ वह अपने नेत्रों का भी उपयोग करता है। इसके अलावा वह निरीक्षण करते समय तर्क का भी उपयोग करता है ना। कोई भी निरीक्षण कर रहे हो अनुभवी रूप से, तो उसका तर्क भी करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तभी तो उसका लाभ में आपको उस अगर एक पुलिस है किसी केस पर अध्ययन कर रहा है तो क्या करेगा, वो सभी से तर्क वितर्क करता है ना, पूछताछ करता है ना। अतः उसके द्वारा किए गए अध्ययन अनुभव सिद्ध होते हैं। 9 है कार्य कारण संबंध का अध्ययन। जी हाँ, कार्य कारण संबंध का अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है, निरीक्षण विधि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से यद्यपि कार्य कारण संबंध का अध्ययन नहीं होता है, फिर भी इस विधि द्वारा अनुमानात्मक कार्य कारण संबंध का अध्ययन अवश्य किया जाता है। ठीक, और फिर कार्य कारण के संबंध में परिकल्पनाएं बनाकर अन्य विधियों द्वारा परिकल्पनाओं की जांच की जाती है। 10 है विश्वसनीयता। निरीक्षण विधि एक विश्वसनीय अध्ययन विधि है, क्योंकि इसमें घटनाएं जिस पर रूप में घटती हैं उसी रूप में उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरे, निरीक्षणकर्ता आंखों देखी घटनाओं से संबंध में तथ्य संकलित करता है। अतः निरीक्षण विधि से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह विश्वसनीय और वैध और वैज्ञानिक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है अपरिचित भाषा बोलने की विधि। बोलने वाले लोगों का अध्ययन। जी हाँ, निरीक्षण विधि में अधिकांशतः जो निरीक्षण करता होता है, क्योंकि नेत्रों का ही अध्ययन उपयोग करता है। ठीक, अतः निरीक्षण करता उन प्रयोज्यों या समूहों का अध्ययन कर सकता है जो दूसरी या अन्य भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट, बोलते हैं ना, आई कांटेक्ट द्वारा वही गहन अध्ययन। निरीक्षण विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं पर सामाजिक व्यवहारों का गहन अध्ययन भी संभव है। सहभागी निरीक्षण विधि में सहभागी निरीक्षण करता जिन लोगों का अध्ययन करता है उन लोगों के बीच जाकर बस जाता है और इस प्रकार से उसमें गहन अध्ययन करता है। मैंने बताया था ना शुरू में कि जो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। ठीक, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़ते रहिए, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सभी बहुत अच्छे नंबर से पास हों, यही मेरी कामना।